हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग वेस्ट बंगाल टीजीटी के सवालात के ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लास की और प्रैक्टिस सेट की लिंक मौजूद है। जो लोग क्लास अटेम्प्ट करना चाहें और प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना चाहें वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका भी क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इंशाल्लाह ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट, चाहे वो क्लासेस हों या प्रैक्टिस सेट हों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। इसमें बहुत डीपली भी सवालात होते हैं और बहुत ऊपर वाले भी, यानी ईजी लेवल के भी होते हैं और हार्ड लेवल की भी होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ इजी भी थे, कुछ हार्ड लेवल के भी सवालात थे। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे के सारे सवालात प्रैक्टिस सेट के शक्ल में आप लोगों के सामने हाजिर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि ज़माना उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवेसों से महज़र शहादत, यहाँ पे ज़्वाद रहेगा, क्या है कि महज़र शहादत लिखवाया। मसनवी सहरुल बयान से मुताल्लिक़ ये किसका बयान है? कहा जा रहा है दोस्तों इस कौल में कि ज़माना इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवेसों से महज़र शहादत लिखवाया है। ये सहरुल बयान से मुताल्लिक़ किसका कौल है? क्या मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, या मीर अमन का है, या सादुल्ला गुलशन का है? दोस्तों, अगर आप लोगों ने सहरुल बयान का ख़ुलासा, सहरुल बयान के ऊपर जो क्लास के वीडियो अपलोड किए गए अगर वो देखे होंगे तो इंशाल्लाह ये सवाल को आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ज़माना इसकी सहरी बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरों से महज़र शहादत लिखवाया। ये कहने वाले कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ठीक। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक बहुत ही अहम नुकात है जो कि शामिल निसाब अदीब या शायर न होने के बावजूद भी सवाल पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने गालिब के ऊपर भी बहुत से कौल किए हैं, कौल पेश किए हैं। और फिर उसके बाद जो तनक़ीदी किताबें हैं उन पे भी क्या है कि पेश किए हैं। जैसे कि इनकी मशहूर किताब आब हयात में बहुत से शोरा का तज़किरा है। मीर तक़ी मीर का है, सौदा का है, फिर मोमिन ख़ान मोमिन का है। तो उस हिसाब से इनसे भी सवालात बनने की उम्मीद है। ऊपर के सवालात में हम लोगों ने जो आब हयात के 5 दौर बताए गए हैं उनमें से कौन से दौर में मीर तक़ी मीर का ज़िक्र है, कौन से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात में मीर तक़ी मीर का ज़िक्र कौन से दौर में है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के तौर पर उसको सॉल्व कर लिया है। तो इससे ये पता चलेगा कि देखा जाए कि क्या वो हम लोगों को याद है कि नहीं याद है। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मीर अमन जो कि शामिल निसाब, ये भी अदीब हैं। ये मीर अमन की किताब बागो बहार जो कि बहुत ही मशहूर, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब जो है वह कौन सी है? बागो बहार है। और मीर अमन की दूसरी किताब जो है गंज खूबी है। दोनों किताबों को इन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखा था। किसकी फरमाइश पे लिखा था? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखा था। चाहे वो बागो बहार हो, चाहे वो गंज खूबी हो, दोनों किताबों को इन्होंने फरमाइश पे लिखा था। और ये दोनों किताबें दोस्तों तबाजाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। चाहे वो बागो बहार हो, चाहे वो गंज खूबी हो, ये दोनों किताबें मीर अमन की तबाजाद नहीं है, बल्कि ये क्या है? तर्जुमा आसान नौ तर्ज़ मुरस्सा का या चाहर दुर्वेश का तर्जुमा नौ तर्ज़ मुरस्सा है। नौ तर्ज़ मुरस्सा पर क्या है? फ़ारसियत का गलबा था, जो कि नौ तर्ज़ मुरस्सा लिखी गई है 1775 ईस्वी में।
इसको आसान लफ्ज़ों में फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन को ये हिदायत दी कि आप इसका आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा कीजिए। तो फिर मीर अमन ने इस तरीके में मुआफ़िक़े हुक्म हुजूर से मैंने भी इस तरीके से लिखना शुरू किया जैसे कि आपस में कोई गुफ्तगू कर रहा है। ये मीर अमन ही का कौल है, तो इस तरीके से बागो बहार लिखना शुरू किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है कि ज़माना इसकी सैर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेसों से महज़र शहादत लिखवाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि नक्श फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा था? फैज़ अहमद फैज़ का सबसे पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्श फरियादी है। कौन सा है? नक्श फरियादी है। उस पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने कहा था कि फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं है, सिर्फ़ एहसासात का शायर है। ये कौल किसने पेश किया था? क्या मीरा जी ने पेश किया था, नून मीम राशिद ने पेश किया था, या सैयद एहतशाम हुसैन ने पेश किया था, या रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था? तो दोस्तों, फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ़ एहसासात का शायर है। ये कहने वाले कौन है? नून मीम राशिद हैं। कौन है? नून मीम राशिद हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक अगर देखा जाए तो इन्होंने गज़ल के ऊपर भी 2-4 कौल कहे हैं। जैसे उर्दू गज़ल क्या है कि उर्दू शायरी की आबरू क्या है? गज़ल है। गज़ल क्या है? उर्दू शायरी की आबरू है। और दूसरा कौल इस तरीके से पेश किया है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है। ये गज़ल के मुतालिक रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। और रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है कि गंजा है, गिरामाया है, खंदा है, पासबान है, फिर आशुफ्ता बयानी मेरी है। ये सारी की सारी तसनीफ़ किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। इनकी पैदाइश कहाँ पे होती है? जौनपुर में होती है। और इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? अलीगढ़ में होता है। इनकी तमाम तर तहरीरों में ज़्यादा से ज़्यादा वह अलीगढ़ का अक्स देखने को मिलता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसकी तहरीरों में अलीगढ़ की झलक मिलती है, तो वह रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कि फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं बल्कि सिर्फ़ एहसासात का शायर है। ये कहने वाले कौन है? नून मीम राशिद हैं। और ये किस पस मंज़र में कहा था? उनका जो शेरी मजमुआ नक्श फरियादी, इसकी रोशनी में नून मीम राशिद ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र-ओ-फ़न को मौज़ूए बहस बनाया है? मंटू के फ़िक्र-ओ-फ़न को मौज़ूए बहस बनाया है किस तनकीद निगार ने? क्या मीरा जी हैं, आले अहमद सुरूर है, मुमताज़ शीरी हैं, या इंतज़ार हुसैन है? तो वो तनकीद निगार जिसने मंटू के फ़िक्र-ओ-फ़न को सबसे पहले मौज़ूए बहस बनाया है वो कौन है? मुमताज़ शीरी हैं। कौन है? मुमताज़ शीरी हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला, आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला, उसमें जो निस्वानी किरदार हैं उसमें मुमताज़ भी हैं और शीरी भी हैं। कौन है? मुमताज़ भी है और शीरी भी है। नसरीन है। कौन है? नसरीन है। नसरीन नहीं बल्कि क्या है? शीरी है। नसरीन तस्नीम है। मुमताज़ भी हैं और शीरी भी हैं और तस्नीम भी है। अब क्या है कि मुमताज़ कौन रहती है? ये माशा अल्लाह की बीवी रहती है। कौन? खूबसूरत बला में मुमताज़ कौन है? माशा अल्लाह की बीवी। शीरी कौन है? ये क्या है कि मुश्किल आसान नंबर 1 की बीवी का नाम है। मुमताज़ किसका नाम है? माशा अल्लाह की बीवी का नाम है। और शीरी किसका नाम है? ये मुश्किल आसान नंबर 1 की बीवी का नाम है। दोस्तों, मुझको यहाँ पे खूबसूरत बला की बात छेड़ने का मकसद यही है कि जब आप लोगों को भी कोई भी ऐसा किरदार मिले कि जिससे क्या है कि प्रीवियस या शामिल निसाब किरदार से मेल खाता हो, तुरंत कनेक्ट करके उसको रिवाइज कर लिया जाए तो वह अजबर हो जाएगा और वह एक बार आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा। तो दोबारा उस तरीके के सवालात जब आएंगे तो हमको टिक लगाने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र-ओ-फ़न को मौजू बनाया? वह कौन है? मुमताज़ शीरी हैं। कौन है? मुमताज़ शीरी हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान की मारूफ तसनीफ़ सरकशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाया हुई?
किस सन में शाया हुई? क्या 1858 में शाया हुई है, 1825 में शाया हुई है, या 1800 ईस्वी में शाया हुई है, या 1805 ईस्वी में शाया हुई है? सरकशिए ज़िला बिजनौर सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ क्या है? 1858 में शाया हुई है। किस सन में शाया हुई है? 1858 ईस्वी में शाया हुई है। तहज़ीबुल अखलाक। फिर उसके बाद क्या है कि इनका इंशाइया या मजमून देख लिया, बहस व तकरार, उम्मीद की खुशी, गुज़रा हुआ ज़माना, ये सब का सब क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून है। और इनकी तसनीफ़ में खुतबात अहमदिया है। फिर उसके बाद सरकशी ज़िला बिजनौर है। फिर उसके बाद क्या है? आसारुस सनादीद है, जिसमें उन्होंने क्या है कि दिल्ली की इमारतों के मुतालिक बात कही है। ये सब के सब क्या है कि तसनीफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान की। इनकी पैदाइश क्या है? 1817 में होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। और 1898 में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? अलीगढ़ में इंतकाल होता है। कहाँ पे इनका इंतकाल होता है? अलीगढ़ में इनका इंतकाल होता है। और 1800 ईस्वी में किसकी पैदाइश होती है? मोमिन ख़ान मोमिन की पैदाइश होती है। कहाँ पे? दिल्ली में ही मोमिन ख़ान मोमिन की पैदाइश होती है। और 1892 में मोमिन ख़ान मोमिन का दिल्ली में इंतकाल होता है। दिल्ली में मोमिन ख़ान मोमिन का इंतकाल होता है। किस तरीके से? कोठे छत से गिरने की वजह से 1852 में इंतकाल होता है। ठीक, तो यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की मारूफ तसनीफ़ सरकशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाया हुई? 1858 ईस्वी में शाया हुई है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान क्या है? तबाज़ाद है, माखूज़ है, तर्जुमा है, या बाज़गोई है? अभी हम लोगों ने मीर अम्मन की तसनीफ़ दास्तान बाग़ो बहार के मुतालिक ये देखा कि बाग़ो बहार क्या है कि ये तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है, बल्कि क्या है? तर्जुमा है। क्या है? तर्जुमा है। उसी तरीके से मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान ये तबाज़ाद है। कैसी है तसनीफ़? तबाज़ाद तसनीफ़ है। इन्होंने ख़ुद लिखा इसको किसी किताब का, किसी दास्तान का तर्जुमा नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ख़ुद ही लिखा। इसी वजह से ये क्या? तबाज़ाद है। मसनवी सहरुल बयान 1784-85 ईस्वी में आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लिखी गई। आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लिखी जाने वाली सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब कह लो कि मसनवी कह लो, वो कौन सी है? सहरुल बयान है। इसी सहरुल बयान की वजह से मीर हसन को मसनवी के मैदान में सबसे बुलंद मर्तबा हासिल है। जिस तरीके से दयाशंकर नसीम को उनकी मसनवी गुलजार नसीम से अदब के मैदान में उनका रुतबा हासिल है, उसी तरीके से मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के तसनीफ़ की वजह से मीर हसन की पहचान मसनवी के मैदान में, मसनवी की ही वजह से मीर हसन को पहचाना भी जाता है। ठीक, तो ये मसनवी सहरुल बयान क्या है? तबाज़ाद है, तर्जुमा नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? क्या फ़िरोज़ शाह है, अज़मत शाह है, दिलबर शाह है, या हशमत शाह है? सहरुल बयान मीर हसन की शाहकार मसनवी, जिसके किरदारों में से बहुत से किरदार हैं, लेकिन उनमें से मशहूर किरदार जो हैं वह क्या है? बेनज़ीर, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, फ़िरोज़ शाह, माहरुख परी, ये सब के सब क्या हैं? मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। बेनज़ीर और बदर मुनीर ये हीरोइन है किसके? सहरुल बयान के। माहरुख परी सबसे पहले बेनज़ीर पे आशिक होती है। किस पे आशिक होती है? बेनज़ीर पे। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि बेनज़ीर पे सबसे पहले कौन सी परी आशिक होती है? क्या वो बदर मुनीर है, या बदर मुनीर है, या माहरुख परी है? तो वो कौन है? माहरुख परी है। क्यों? क्योंकि जब बादशाह
को नजूमियों ने ये इत्तला दी थी कि 12 साल से पहले इसको खुले आसमान के नीचे न सुलाइएगा, नहीं तो वह आफतों मुसीबतों आफात में मुब्तला होगा। अभी इत्तेफाक से वह 12वें साल में ही वह रात दाखिल होती है और फिर बाला खाने पर जाकर वह सो जाता है। तो उधर से माहरुख परी का गुज़र होता है, तो माहरुख परी उठाकर उसको अपने महल पर लेकर जाती है। और उसको ये भी ध्यान रखिएगा, उसको कौन सा घोड़ा देती है सैर व तफरी के लिए? कल का घोड़ा देती है। कौन सा घोड़ा देती है? कल का घोड़ा देती है उसको सैर व तफरी के लिए। कल के घोड़े पे बैठकर बेनज़ीर क्या है, सफरी के सैर व तफरी के लिए निकलता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसी सैर व तफरी करते करते एक दिन क्या है कि उसकी नज़र बदर मुनीर के महल पर पड़ती है और बदर मुनीर पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद क्या है कि आशिक हो जाता है, उस पर फ़रेफ्ता हो जाता है, उस पर आशिक हो जाता है। और ये जो इश्क था वह तरफ़ैन इश्क होता है, तरफ़ैन इश्क होता है। तो पहले कौन आशिक हुई? माहरुख परी हुई, माहरुख परी हुई। और बेनज़ीर और माहरुख परी बेनज़ीर और बदर मुनीर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। तो एक देव ने आके ये ख़बर माहरुख परी को देता है और माहरुख परी बेनज़ीर को कैद कराकर क्या है कि कोयकाफ के रास्ते चाहे अलम के कुएं में कैद करवा देती है। किसको? बेनज़ीर को कैद करा देती है। और इधर बदर मुनीर परेशान होती है कि बेनज़ीर मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। उसकी परेशानी को देखकर वज़ीर ज़ादी, जिसका नाम था नजमुन्निसा, वज़ीर ज़ादी थी, उसका नाम था नजमुन्निसा, और ये बदर मुनीर की क्या है, बदर मुनीर की सहेली भी होती है, बदर मुनीर की सहेली भी होती है। अब वह बेनज़ीर की तलाश में निकलती है और तलाश करते करते एक बाग में बैठी रहती है और जोगिन का भेष बनाकर बाग में बैठकर वह बीन बजाती रहती है। तो जिनों के बादशाह के बेटे उसकी नज़र उस पर पड़ती है, जिसका नाम था फ़िरोज़ शाह था। क्या नाम था? फ़िरोज़ शाह नाम था। तो क्या नाम था? सरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम था? फ़िरोज़ शाह था। अभी जितने भी बातें बताई है दोस्तों, वह सब के सब इम्पोर्टेंट नुकात हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट नुकात हैं। इस तरीके के सवालात बनने की उम्मीद रहती है। जब ये लोग आप लोगों को ध्यान में रहेगा, खुलासा ध्यान में रहेगा, तो आपको टिक लगाने में भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या था? फ़िरोज़ शाह था, जो नजमुन्निसा पर आशिक था, जो नजमुन्निसा पर आशिक था। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है गालिब का तफक्कुर। गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? आले अहमद सरूर का लिखा हुआ है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का लिखा हुआ है, एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ है, या मुमताज़ हुसैन का लिखा हुआ है। गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून दोस्तों ये लिखने वाले कौन है? एहतशाम हुसैन है। कौन है? एहतशाम हुसैन ने गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून लिखा है। क्या नाम लिखा है? एहतशाम हुसैन ने गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब गालिब के ऊपर महासिन कलामे गालिब है। क्या है? महासिन कलामे गालिब अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब है, जो कि गालिब ही के ऊपर है। तो गालिब का तफक्कुर मजमून किसने लिखा? एहतशाम हुसैन ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कागजी पैरहन की तरकीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल के मतला में इस्तेमाल हुई है? किस शायर के मतला में इस्तेमाल हुई है कागज़ी पैरहन? क्या मीर तक़ी मीर, मोहम्मद रफ़ी सौदा, मोमिन ख़ान मोमिन, या मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब? अगर आपको गालिब का रदीफ़ अलिफ़ की वो गज़ल याद होगी जो शामिल निसाब है कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो ये कौन से शायर की गज़ल का मतला है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की ज़िंदगी में दीवान गालिब यानी गालिब का दीवान
5 बार शाया हुआ है, 5 बार शाया हुआ है। कितनी बार शाया हुआ है? 5 बार शाया हुआ है। पहली बार किस सन में शाया हुआ? 1841 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। अब 4 बार कौन सी ईस्वी में शाया हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी ज़रूर दे, रिवाइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ठीक, ये तो पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि दीवाने गालिब सबसे पहले किस सन में शाया हुआ? 1841 ईस्वी में। मैंने आपको बारहा ये बताया है कि 5 बार शाया हुआ। कुछ मुहक्किकीन का, कुछ नक्काद का ये भी है कि उनकी ज़िंदगी में 5 बार नहीं बल्कि 6 बार भी शाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा मोतबर है 5 बार शाया हुआ है, ज़्यादा मोतबर है 5 बार शाया हुआ है। अब वह कौन कौन से सन में शाया हुआ तो कमेंट बॉक्स में इस तरीके से लिखिएगा, पहली बार इस सन में, दूसरी बार इस सन में, तीसरी बार इस सन में, चौथी बार इस सन में, 5वीं बार इस सन में शाया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा दूसरे लोग भी उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो कागज़ी पैरहन की तरकीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल का मतला है? वो कौन है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है। कौन है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे मुताबिक, ये मान के चलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि अभी आप लोग खुद अनुमान लगाएंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। कुल्लियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाया हुआ? कुल्लियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाया हुआ? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 1813 लखनऊ में, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है 1807 मद्रास में, मद्रास से, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है 1803 बनारस में, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है 1811 कलकत्ता में, 1811 कलकत्ता से शाया हुआ। तो कुल्लियात मीर दोस्तों पहली बार उनकी मौत से 1 साल के बाद, मीर तकी मीर के मौत के 1 साल के बाद, इंतकाल कब हुआ है? 1810 में। कहाँ पे इंतकाल हुआ है? लखनऊ में हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद क्या? कुल्लियात मीर पहली बार उनकी मौत के 1 साल के बाद 1811 में कलकत्ता से फोर्ट विलियम कॉलेज से शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1811 कलकत्ता से फोर्ट विलियम कॉलेज से शाया हुआ था। वेस्ट बंगाल का पेपर है, हो सकता है कि कलकत्ता की मुनासबत से ये आपको ऑप्शन में या ये सवाल उठाकर पूछे जाने की उम्मीद है। कुल्लियात मीर पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाया हुआ? 1811 कलकत्ता से शाया हुआ। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, एक मिसरा है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। यह किसका शेर है? ये किसका शेर है? क्या गालिब का है, सौदा का है, मोमिन खान मोमिन का है या फैज़ अहमद फैज़ का है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। इस शेर में अगर देखा जाए तो आशिको माशूक की खसलत भरी है। क्या शायर कहता है कि हमारा इश्क किसी गैर पे खुल न जाए, इसी वजह से जब तुम मेरी तरफ देखना तो क्या है? गमज़े गम्माज़ देखना। गम्माज़ के माने होता है दोस्तों तिरछी नज़र से, जिसको हम क्या है कि तिरछी नज़र से कहते हैं कि तिरछी नज़र से देखना, खुले तौर से आँखों से आँख, ऐन से ऐन मिलाकर न देखना, बल्कि तिरछी नज़र से देखना, उसी को बोला जाता है गम्माज़। ये किसका शेर है? मोमिन खान मोमिन का शेर है। मोमिन की तमाम तर गज़लें हुस्न व इश्क पर मबनी है। मोमिन को मामलाबंदी का मोमिन की गज़ल में मामलाबंदी के वस्फ भी पाए जाते हैं, हुस्न इश्क भी पाया जाता है, और इसके अलावा उन्होंने कोई भी मौजू अपनी गज़ल में इस्तेमाल नहीं किया है। मोमिन खान मोमिन ने कसीदे भी कहे हैं, कसायद भी कहे हैं, लेकिन उनके कसायद जो हैं वह किसी बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं होते थे, बल्कि शौकन हुआ करते थे। और दूसरे कसीदा निगार या मसनवी निगार जैसे कि सौदा ले लो,
ज़ौक़ ले लो, या तो मसनवी निगार दयाल फनकर नसीम ले लो, फिर उसके बाद मीर हसन ले लो। ये सारे के सारे जितने भी अपने शेर व शायरी करते थे उनसे ही बस ये मकसद ये रहता था कि जब बादशाह की खिदमत में इसको पेश किया जाएगा तो वह क्या है, बादशाह उनको इनाम व इकराम से नवाजेंगे। लेकिन मोमिन ख़ान मोमिन ने जितने भी कसायद लिखे हैं उनका ये मकसद नहीं था कि बादशाहों की खुशनुदी हासिल करना, बल्कि बस शौकन लिखा करते थे। तो मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल का ये मिसरा है कि गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना। ये किसका शेर है? मोमिन ख़ान मोमिन का है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? क्या हरियाणा से है, पंजाब से है, उत्तर प्रदेश से है या कश्मीर से है? राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ दोस्तों कहाँ से है? पंजाब से है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपना पहला अफसाना जो लिखा था सुख दुख, वो भी किस ज़बान में लिखा था? पंजाबी ज़बान में लिखा था। किस ज़बान में? पंजाबी ज़बान पर लिखा था। अपना पहला अफसाना लिखा जो था पंजाबी ज़बान में, वो क्या था? सुख दुख था। और राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तो हमारे शामिल निसाब भी है, लाजवंती, जिसके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक मगविया औरत की कहानी है। लाजवंती के शौहर का नाम सुंदर लाल होता है। सुंदर लाल के दोस्तों में क्या? रसालू है, नेकू है और लाल चंद है। लाजवंती के वापस आने की खबर सुंदर लाल को कौन देता है? लाल चंद देता है। और फिर उसके बाद क्या है, मगविया औरत को बसाने के लिए फिर बसाओ कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसका सेक्रेटरी कौन होता है? सुंदर लाल होता है। और हर उस शाम में उसके लिए फेरी निकाली जाती है। उस फेरी का नाम होता है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी निकाली जाती है और वो नारा लगाते रहते हैं, फिर बसाओ। कहाँ पे बसाओ? दिल में बसाओ, कारोबार में बसाओ, ज़मीन पर बसाओ, घरों में बसाओ। उसका मकसद ही यही होता है। और उस प्रोग्राम का या फिर बसाओ कार्यक्रम का जो स्लोगन होता है वो क्या होता है? दिल में बसाओ। दिल में बसाओ उसका स्लोगन होता है। हमने प्रैक्टिस सेट के आधार पर उसको किया भी है। ठीक, तो यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? पंजाब से। इनकी पैदाइश कहाँ पे होती है राजेंद्र सिंह बेदी की? वह सियालकोट पाकिस्तान में होती है। किस सन में? 1915 में होती है। और इनकी जो वफ़ात, इनका इंतकाल जो होता है वो 1984 ईस्वी में होता है। 1984 ईस्वी में। कहाँ पे? बम्बई में होता है। ठीक, तो राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ किस सूबे से? पंजाब से। और ये पंजाबी ज़बान में सबसे पहला अफसाना सुख दुख भी लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गालिब की तसनीफ़ में अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात कलमबंद हैं। गालिब की किस तसनीफ़ में? यहाँ पे किस तसनीफ़ में? गालिब की किस तसनीफ़ में अहद तैमूर से लेकर हुमायूं तक के तारीख़ी हालात कलमबंद है? क्या महर नीमरोज़ है, माह नीमरोज़ है, माह नीम माह है, दस्तंबू है या दरफिश कादियानी है? ये सब के सब तसनीफ़ किसकी है? मिर्ज़ा गालिब की है। चाहे वह महर नीमरोज़ हो, माह नीम माह हो, दस्तंबू हो या दरफिश कादियानी हो या रुकाते गालिब हो या फिर उसके बाद क्या है कि उद हिंदी हो, उर्दू मुअल्ला हो, ये सब के सब क्या है? गालिब की तसनीफ़ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गालिब की किस तसनीफ़ में अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात कलमबंद है? वो दोस्तों है कौन सा? महर नीमरोज़ है। कौन सा? महर नीमरोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात कलमबंद किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ये सब के सब ऑप्शन को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे इंशाल्लाह। अभी आज हो जाएगा तो मुमकिन है तो आज ही, नहीं तो अगले सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि दास्तान की अहम खुसूसियात में से एक है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मौजू, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किरदार निगारी, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किस्सा दर किस्सा, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मकालमे। दास्तान की अहम खुसूसियात में किस्सा दर किस्सा है। क्या है? किस्सा दर किस्सा है। अगर आप लोग ख्याल किए होंगे कि दास्तान में, वही दास्तान उठा लीजिए, दास्तान बागो बहार, उसमें जो हमारा शामिल निसाब वह आज़ाद बख्त का किस्सा, आज़ाद बख्त का किस्सा,
उसमें सबसे पहले तो वज़ीरज़ादी का किस्सा होता है, किसका, वज़ीर का किस्सा होता है जो, और फिर उसके बाद जब वो ख्वाजा सरपरस्त आकर आज़ाद बख्त के महल में अपने भाइयों की रूदाद सुनाता है, तो अब एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा निकलता है, एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा निकलता है। तो इस तरीके से क्या है कि दास्तान की अहम खुसूसियात में से एक है, क्या है, किस्सा दर किस्सा, किस्से में किस्सा, किस्से में किस्सा। आज़ाद बख्त का किस्सा एक है, लेकिन उस किस्से के अंदर क्या है, ख्वाजा सरपरस्त का भी किस्सा है, ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों का भी किस्सा है, वज़ीर ज़ादी का भी किस्सा है जो कि सौदागर बच्चा नाम बदलकर लड़के का भेष या मर्दाना भेष बदलकर अपने बाप की बात को सच साबित करने के लिए निकलती है। तो वह क्या है कि अब किस्से से किस्सा निकलता है, तो वही क्या है, किस्सा दर किस्सा दास्तान की अहम खुसूसियात है। मकालमा जो होता है ये ड्रामे की अहम खुसूसियत, ड्रामे में सबसे अहम जो किरदार होता है वह मकालमे का होता है। किसका होता है, मकालमे का होता है। खूबसूरत बला में शुरू ही ऐसे होता है नेकी और बदी के मुकालमे के साथ, मकालमे के साथ नेकी और बदी मकालमा करते हुए दिखाई देती हैं स्टेज पे। फिर उसके बाद क्या है कि शमशा, फैज़ू इस तरीके से एक दूसरे से मकालमा करते हैं। तो मकालमा निगारी किसकी खुसूसियात है, वो ड्रामा की खुसूसियात है। किस्सा दर किस्सा किसकी खुसूसियात है, वह दास्तान की खुसूसियात है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ है बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ियाना शायरी की एक तसनीफ़ है, क्या है, पयामे मशरिक़। अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ियाना शायरी पर मबनी एक तसनीफ़ जिसका नाम है पयामे मशरिक़ किस सन में शाया हुई। पयामे मशरिक़ जो कि अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ियाना शायरी की एक तसनीफ़ है, किस सन में शाया हुई। क्या 1923 में शाया हुई, 1930 में शाया हुई, 1927 में शाया हुई, या 1919 में शाया हुई। पयामे मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ 1923 में शाया हुई। किस सन में शाया हुई, 1923 में शाया हुई। 1923 वह सन है दोस्तों कि जिसमें अल्लामा इकबाल को हुकूमत की तरफ से सर का खिताब मिलता है। कौन सा सन है, 1923 वो सन है कि जिसमें अल्लामा इकबाल को सर का भी खिताब मिलता है। और इसी सन में अल्लामा इकबाल के उस्ताद मीर हसन को शमसुल उलमा का भी खिताब मिलता है। किस सन में, 1923 में। क्यों, क्योंकि हुकूमत हिंद ने हुकूमत ने, अभी तो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय, तो हुकूमत ने सर का खिताब जब अल्लामा को दिया तो वह इनकार कर दिए इस शर्त के साथ कि जब तक कि मेरे उस्ताद मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब नहीं दिया जाएगा मैं ये सर का खिताब कबूल नहीं करूँगा। तो पहले मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया, फिर उसके बाद क्या है अल्लामा को सर का खिताब दिया गया। किस सन में, 1923 में। और ये पयामे मशरिक़ भी किस सन में शाया हुई है, 1923 ईस्वी में शाया हुई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक 15 महीने के गदर के हालात किस किताब में कलमबंद हैं। इसलिए मुख्तसरन सवाल इस तरीके से भी बन सकता है, गालिब की वो कौन सी तसनीफ़ है जिसमें 15 महीने के गदर के हालात बयान किए गए हैं। अब यहाँ पे कब से कब तक हालात कलमबंद किए गए हैं इसको भी मेंशन कर दिया गया। मेंशन करने का मकसद ही है कि आप लोगों को याद हो जाए। मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक 15 महीने के गदर के हालात किस किताब में कलमबंद है। सरकशी बिजनौर में, दूसरे ऑप्शन में कहा जाए आसारुस सनादीद में, दस्तंबू में, माह नीम माह में। सरकशी बिजनौर सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है, आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है, दस्तंबू मिर्ज़ा गालिब की, माह नीम माह ये भी क्या है, मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। 15 महीनों के गदर के हालात जिस किताब में कलमबंद है वो क्या है, वो है दस्तंबू। कौन सी किताब है, दस्तंबू है, जिसमें मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक के 15 महीने के गदर के हालात कलमबंद है। वो कौन सी किताब है, दस्तंबू है, दस्तंबू। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तसनीफ़ को किस शहर में क़याम के दौरान लिखी? क्या बिजनौर के क़याम के दौरान लिखी, मुरादाबाद के क़याम के दौरान लिखी, गाज़ीपुर के क़याम के दौरान लिखी, या अलीगढ़ के क़याम के दौरान लिखी? ये 4 शहरों के नाम हैं और चारों शहरों में सर सैयद अहमद ख़ान ने क़याम किया है। चारों शहरों में, चाहे वो बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, गाज़ीपुर हो, अलीगढ़ हो, चारों शहरों में सर सैयद अहमद ख़ान ने क़याम किया है। लेकिन असबाब बगावत हिंद जो है सर सैयद ने किस शहर में रहकर इसको लिखी थी, इसको तसनीफ़ किया था? तो वो मुरादाबाद में रहकर इसको तसनीफ़ किया था। किसको? असबाब बगावत हिंद को। कहाँ पे रहकर? मुरादाबाद में रहकर। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया, फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का है अलीगढ़ में बनाया। बिजनौर में क्या है कि इससे मुनासबत से तारीख़ शरकसी ज़िला बख्श बिजनौर लिखी। तो इस तरीके से असबाब बगावत हिंद क्या है, ये मुरादाबाद में क़याम के दौरान लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, हमारा पहलवान सुखन मर गया, मोहम्मद रफ़ी सौदा की मौत पर किसने कहा था? मोहम्मद रफ़ी सौदा की मौत पर ये किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? क्या खान आरजू ने कहा था, सुलेमान कुली खान विदाद ने कहा था, शाह हातिम ने कहा था, या कायम चांदपुरी ने कहा था? ये ऊपर के 3 जो हैं ये मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद हैं। 3 के तीनों कौन है? मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद हैं। चाहे वह खान आरजू हो, सुलेमान खान विदाद हो, या शाह हातिम हो, ये 3 के तीनों क्या है? मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद हैं। कायम चांदपुरी ये मोहम्मद रफ़ी सौदा के शागिर्द हैं। कायम चांदपुरी कौन है? मोहम्मद रफ़ी सौदा के शागिर्द हैं। मोहम्मद रफ़ी सौदा की मौत पर हमारा पहलवान सुखन मर गया, ये कहने वाले कौन थे? मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद शाह हातिम थे। कौन थे? शाह हातिम ने ये कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। किसके मौत के में? मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने शामिल हैं? क्या 14 अफसाने शामिल हैं, 13 अफसाने शामिल हैं, 9 अफसाने शामिल हैं, या 10 अफसाने शामिल हैं? राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? दाना वो दाम है। क्या है? दाना वो दाम है। दाना वो दाम है राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ। लेकिन जो लाजवंती जो कि शामिल निसाब अफसाना है वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमूए में कितने अफसाने शामिल हैं? तो दोस्तों 9 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने शामिल हैं? 9 अफसाने शामिल हैं। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ, 1965 ईस्वी में शाया हुआ। लाजवंती लिखा गया है 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, और 1965 ईस्वी में अपने दुख मुझे दे दो शाया हुआ है। और इसमें टोटल अफसाने कितने हैं? 9 अफसाने शामिल हैं। ठीक, फिर पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में कौन सा अफसाना अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल नहीं है? टोटल 9 अफसाने हैं। अब यहाँ पे 3 अफसाने आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से अफसाने राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। पहला अफसाना लाजवंती, क्या ये शामिल है कि नहीं? जोगिया, क्या ये शामिल है कि नहीं? यूकलिप्टस, क्या ये शामिल है कि नहीं? भोला, क्या ये शामिल है कि नहीं? तो दोस्तों ये 3 के तीनों अफसाने, चाहे वो लाजवंती हो, जोगिया हो, यूकलिप्टस हो, या क्या है कि हज्जाम हो, फिर उसके बाद क्या है ये सब के सब 3 के तीनों क्या है? अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। लेकिन जो भोला है ये अफसानवी मजमूआ राजेंद्र सिंह बेदी का जो दाना वो दाम है इसमें शामिल है। राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे पहला उर्दू अफसाना कौन सा है?
महारानी का तोहफा, लेकिन वो किसी भी अफसानवी मजमूए में शामिल नहीं है, किसी भी अफसानवी मजमूए में शामिल नहीं है। कौन? महारानी का तोहफा। लेकिन भोला जो है ये दाना वो दाम में सबसे पहला अफसाना है, सबसे पहला अफसाना भोला है जो दाना वो दाम में क्या है कि शामिल है। ये भी पूछा जाता है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए में कौन सा पहला अफसाना है, वो कौन सा है? भोला है। कौन सा है? भोला है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल में है कि हकीम मोमिन खान मोमिन के दादा किस मुग़ल बादशाह के ज़माने में कश्मीर से दिल्ली आए थे? किस मुग़ल बादशाह के ज़माने में कश्मीर से दिल्ली आए थे? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है बहादुर शाह जफ़र, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है आसिफुद्दौला, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है शुजाउद्दौला, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है शाह आलम। क्या है? शाह आलम। तो हकीम मोमिन खान मोमिन के जद्दादा वह क्या है कि मुग़ल बादशाह के जिस मुग़ल बादशाह के ज़माने में आए थे वो कौन थे? शाह आलम के ज़माने में आए थे। शाह आलम के ज़माने में आकर वहाँ पे क्या है कि शाही अतिब्बा के ज़ुमरे में शामिल हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि मोमिन खान मोमिन के दादा किस मुग़ल बादशाह के ज़माने में आए थे? शाह आलम के ज़माने में दिल्ली आए थे। शाह आलम के ज़माने में दिल्ली आए थे। और ये क्या है कि बहादुर शाह जफ़र ये तो दिल्ली के है, लेकिन आसिफुद्दौला और शुजाउद्दौला ये क्या है कि ये लखनवी बादशाह है। क्या है? लखनवी बादशाह है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जुड़ने का मशवरा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहे। और जो लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से चाहे क्लास देखना चाहे वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जुड़ सकता है और मुस्तफ़ीद हो सकता है। जब तक के लिए आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।